सचिव श्रीमती अनीता करबल जी, सीबीएसई के चेयरमैन मनोज जी, श्री रोबिन कन्नेडी जी, सुश्री कैट इवार्ड विक्स ग्लोबल हेड ब्रिटिश काउंसिल ब्रिटेन, सुश्री बारबरा भिखम जी, रिथिका पारुक जी और हमारे सीबीएसई के सभी अधिकारी वर्ग और काउंसिल के सभी उधर से और इधर से सभी जुड़े सभी अधिकारी वर्ग, सभी अध्यापक गण, शिक्षकविद और आज जो इस बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर अपने सुझाव को लेकर के भी आई हैं और जो इस दिशा में योगदान दे रहे हैं, मैं आप सबको शुभकामना देने के लिए आया हूं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हो और उस बात की चिंता कर रहे हैं कि हाँ, सीखने और सिखाने की कैसी प्रक्रिया और परंपरा हो, नॉलेज ज्ञान बाहर कैसे निकाला जाए और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि भारत ज्ञान का महासागर रहा है शुरू से और भारत में विचारकों की एक समृद्ध परंपरा रही है, जिन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित न मानकर उसे संस्कार, चरित्र, राष्ट्र निर्माण की व्यापक आधारशिला माना है। हमारे ग्रंथों में लिखा गया सा विद्या या विमुक्तये, विद्या ज्ञान वो है जो मुक्ति दे और सभी बाधाओं को दूर करे। हमारे ये भी कहा गया है कि असतो मां सदगमया, इस ज्ञान में ताकत होनी चाहिए कि अंधेरों को चीर करके और वो प्रकाश दे सके। हमारे यहाँ हमेशा ये कहा है कि असतो मां सदगमया, हमने हमेशा असत्य से सत्य की ओर चलने की ये ताकत इस शिक्षा में समाहित होनी चाहिए। वो किस रास्ते से और कैसे हो, इसकी जरूरत है। जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन के अस्तित्व के सभी पक्षों के साथ सामंजस्य बिठाती है, और यह सामंजस्य उस शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है और जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने जीवन का सार माना है। तो केवल अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं हो सकता जब तक वो व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में अवतरित नहीं होता, वो दूसरों की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, वो अज्ञानता से ज्ञान की ओर, असत से सत्य की ओर और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने की ताकत नहीं रखता, तब तक उसको हम शिक्षा नहीं मान सकते हैं। जैसे कि अभी अनीता जी ने कहा कि हम मातृभाषा में जो हमारी NEP 2020 आई है, ये बहुत बड़े व्यापक विमर्श के बाद, दुनिया के सबसे बड़े विमर्श के बाद, ये बहुत आमूल चूल परिवर्तनों के साथ आई है, जो मातृभाषा हमने 10+2 को खत्म करके 5+3+3+4 किया है और 5 को भी हमने 3+2 में जोड़ा है, क्योंकि यूनेस्को सहित दुनिया के सभी विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों का जो कहना है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे का मस्तिष्क का जो विकास होता है, हम उस अवसर को भी पकड़ना चाहते हैं। भारत में ये NEP उन्हीं अवसरों का लाभ लेकर के ये 3 वर्ष के बच्चे को आगे बढ़ाना चाहती है, उसके पूरी ताकत के साथ जो उसकी ऊर्जा है वो भी अपनी मातृभाषा में करना चाहती है, क्योंकि अपनी मातृभाषा में ही उसकी अभिव्यक्ति बाहर जिस सीमा तक निकल सकती है वो किसी सीखी हुई भाषा में या थोपी हुई भाषा में नहीं हो सकता है। और इसलिए ये यूनेस्को ने भी इस बात को कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही हो तो अच्छा है, इसलिए और उसको मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, लेकिन उसके मूल्यांकन का भी पूरा तरीका हमने बदला है और उसके मूल्यांकन का तरीका 360 डिग्री होलिस्टिक मूल्यांकन होगा। वो स्वयं भी अपना मूल्यांकन करेगा, क्यों उसका दूसरा मूल्यांकन करे और उसको पता ही न रहे कि वो क्या है, दूसरे से पता चले कि हाँ मैं क्या हूं।
तो इसलिए उसको अपने बारे में विश्लेषण करने की पूरी छूट दी है, ताकि वो अपने में विस्तार से विचार विमर्श कर सके, देख सके, अपने को टटोल सके, अपने गड्ढों को महसूस कर सके कि कमियां उसके कहां पर हैं, ताकि उसको पाट सके और स्वयं अपने हाथ से अपना मूल्यांकन करे, अपने नंबर दे सके। उसका साथी भी देगा। इस साथी के मूल्यांकन के पीछे केवल कुछ विश्लेषण करना मात्र नहीं है। वो साथी इसलिए कि बगल में बैठे साथी के साथ उसका संवाद होगा, संबंध होगा, उसकी माधुर्यता बढ़ेगी। उसको मालूम है कि बगल में साथी मुझको जब अंक देगा तो इसके न केवल संबंध इसको ठीक रखने हैं, बल्कि जो मुझको आता है उसको भी मुझे बांटना है, ताकि इसको पता चल सके कि हाँ मुझे इसके बारे में जानकारी है। तो वो बांटेगा, वो अपनी बातों को अपने साथी से बांटेगा, क्योंकि उसको पता है साथी से संबंध भी बहुत अच्छे रखने हैं और अपने ज्ञान को भी बांटना है। तो जो उसके अंदर है उसको वो बांटेगा। इधर उसका जो अभिभावक है वो भी उसका मूल्यांकन करेगा। कोई भी अभिभावक अपने बच्चे के बारे में जब स्वयं ही वो नंबर देगा, मूल्यांकन करेगा, तो उसको पता चलेगा कि मेरा बच्चा किधर है। वो जहां उसकी कमजोरी है उसको पाटने की कोशिश करेगा। और केवल शब्द ज्ञान नहीं, उसका व्यवहार क्या है, उसका चिंतन क्या है, उसका मनन क्या है, उसका आचार क्या है, उसकी प्रखरता क्या है, किस सीमा तक की सोच है, ये सामान्यता केवल रट करके और कुछ वो पढ़ दिया और उसमें अंक दे दिए, इससे बिल्कुल हट करके हमारी एनईपी है। और इसलिए ये 360 डिग्री उस स्वयं का विश्लेषण करना, उसके अभिभावक उसका विश्लेषण करना, उसके साथी उसका विश्लेषण करना, और अध्यापक, ये 4 लोग जब उसको अकलुषित तरीके से मूल्यांकन करेंगे, तब हमारा वो ध्येय पूरा होता है। जब हिंदुस्तान की जो आधारशिला है विश्व बंधुत्व की, और जो हिंदुस्तान की जो आधारशिला है पूरी दुनिया में रोशनी देने की, उस ज्ञान की जिससे अंधेरे को मिटाया जा सके, तब हम एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ एक वैश्विक नागरिक भी तैयार करने की इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो हमारी एनईपी है, इस एनईपी में हम कक्षा 6 से ही, क्योंकि आज से पहले क्या शिक्षा थी उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन यदि देखेंगे तो हम लोगों ने केवल रटन तो कुछ पैदा करने के लिए वो कमी न तो छात्र की थी न अध्यापक की थी, वो परिस्थितियों की थी। क्योंकि वो वक्त ऐसा था जब वहीं तक की दौड़ थी। अब देश ने महसूस किया, और भारत जैसे देश ने जो विश्व गुरु के रूप में रहा है, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार जीवन मूल्य और दर्शन सहित विभिन्न विधाओं में जिसने लीडरशिप हमेशा ही दी हो, अब उसको ये महसूस होता है कि हाँ फिर आने की वही जरूरत है। इसलिए ये जो वोकेशनल जो एजुकेशन है, ये क्लास 6 से ही उसके पूरी तरीके से उसके अंदर का, उसके कौशल का विकास करने को बाहर निकालने के लिए किया गया है कि उसके जो अंदर कौशल है वो किस तरीके से वो जो जहां पर है उसके साथ उसको जोड़ना, उसकी धरती के साथ जोड़ना, उसकी परिस्थितियों के साथ जोड़ना, उसके परिवेश के साथ जोड़ना, उसकी परंपराओं के साथ जोड़ना, उसके स्थानीय उत्पादों के साथ जोड़ना, उसके जो अगल बगल है जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जिसको आज हम कहते हैं कि 21वीं सदी की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उसको तैयार करना। वो ये 21वीं सदी की चुनौतियों को जो चौतरफा बिखरी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को स्कूली शिक्षा से वो समझ करके उसका समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ता है। और इसीलिए क्लास 6 से हम लोगों ने जो एजुकेशन लाए हैं वो इंटर्नशिप के साथ लाए हैं। वोकेशनल एजुकेशन वो भी केवल पढ़ेगा नहीं, बल्कि जाएगा, खेत में जाएगा, वो कारीगर के पास जाएगा, वो विभिन्न क्षेत्रों में जो उसके क्षेत्र में प्रदेश में जो भी चीजें ऐसा लगता है कि वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकता है, उसका न केवल उसके जीवन को खड़ा कर सकता है, बल्कि उसके क्षेत्र को, उसके देश को और दुनिया को कुछ देने की उत्सुकता उसमें बढ़ सकती है। उसको सब साथ लेकर के समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ेगा। और इसलिए ये जो शिक्षा है वो केवल वोकेशनल कुछ ट्रेनिंग दे देंगे और इतना भर नहीं है। उसके सामने जो समस्याएं बिखरी हुई हैं उससे जोड़ना,
उसका समाधान करना, उसके समाधान के बाद उसको आगे बढ़ाना। और इसीलिए हम लोग हम टैलेंट को खोजेंगे भी, हम टैलेंट का विकास भी करेंगे, हम टैलेंट का विस्तार भी करेंगे, और टैलेंट के साथ उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट भी देंगे। टैलेंट है, लेकिन यदि उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट नहीं है टैलेंट के साथ, तो फिर बेकार हो जाएगा। तो वो उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट के साथ, तो टैलेंट जब उत्कृष्ट कोटि के कंटेंट के साथ जुड़ेगा तो पेटेंट कुछ नई चीज निकालेगा। और यही हम चाहते हैं कि इस नई शिक्षा नीति के तहत हम ऐसा करें कि उस टैलेंट को विस्तार भी दें, विकास भी करें, और उसको ले। अब जो ये कंटेंट भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन यदि इसको उस बच्चे तक पहुंचाने वाला कोई अध्यापक अच्छा नहीं होगा तो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं ये समझता हूं कि शिक्षक के बारे में बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि शिक्षक एक ऐसी आधारशिला है जो जिसकी गोद में परले भी पलता है और रचना भी पलती है। वो शिक्षक परले भी कर सकता है और उसको निर्माण भी कर सकता है। शिक्षा एक ऐसा आधार है जो कुछ भी करा सकता है और कभी भी कर सकता है। शिक्षक उसका मूल लीडर है। लीडर क्या सोच रहा है, लीडर क्या देना चाहता है, लीडर क्या सृजन को पैदा करना चाहता है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो शिक्षा है, पहले तो जो शिक्षक जिन्होंने लीडरशिप लेनी है, उनका विचार क्या है, उनको बात करने का तरीका, उस तक पहुंचने का तरीका। व्यक्ति एक होता है, लेकिन एक व्यक्ति उसी बात को कहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक व्यक्ति उसी बात को कहता है, व्यापक प्रभाव पड़ता है। कारण क्या है? उसका प्रस्तुतिकरण का जो ढंग है, उसके अंदर तक पहुंचने की जो दिशा है, जो उसके अंदर अभिप्सा पैदा हो रही है, उसको बिखेरने की जो ताकत है, वो तब ताकत आएगी जब अध्यापक उसको स्वयं महसूस करेगा, उसके तरीकों को समझेगा, और तरीकों को समझ करके उसको ज्ञान और विज्ञान एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसी एक सब्जेक्ट को 1000 प्रकार से समझाने की कोशिश होती है तो समझ में आता है। लेकिन 1000 प्रकार से कौन समझा सकेगा? जो इस दिशा में सामर्थ्यवान हो। और ये सामर्थ्य मेरे शिक्षक को चाहिए। ये सामर्थ्य इसीलिए हम लोगों ने निष्ठा, जो अध्यापक प्रशिक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम होगा, उस निष्ठा के तहत अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के आए। लेकिन हाँ, मैं जरूर कहूंगा कि जो वो उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट है और जो अध्यापक को पढ़ाने क्या रास्ता है, उसके साथ समन्वय बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति समझा रहा है उसका रास्ता क्या है। पहले तो वो सामग्री क्या है, वो भी जरूरी है। सामग्री उत्कृष्ट कोटि की है कि नहीं, इसलिए हमने भारत केंद्रित भी बोला, जीवन मूल्यों के आधार पर खड़ी इस शिक्षा नीति को भी बोला, और हमने ये कहा कि ये नेशनल भी होगी, ये इंटरनेशनल भी हो, ये इम्पैक्टफुल भी होगी, ये इंटरैक्टिव भी होगी, ये इनोवेटिव भी होगी, ये इंक्लूसिव भी होगी। ये नीचे अंतिम छोर के बच्चे से लेकर के और इंटरनेशनल स्तर तक उसके विकास को क्रमबद्ध करेगी। जिस तरीके से स्कूली ही शिक्षा से हमने, शायद दुनिया का ये पहला देश होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाएगा स्कूली शिक्षा से ही। और इसलिए उसकी सामर्थ्य को हर हालत में हम आगे निकालना चाहते हैं। और दूसरी बात जो चिंता रही है, हमने कोविड काल में देखा है, और मैं अभी देख रहा था जब हमने शुरू किया था इस कार्यक्रम को, उसके तुरंत बाद कोविड आया था और हम इसको आगे बढ़ा नहीं पाए थे। लेकिन उसके बावजूद भी मार्च में, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसका मुकाबला किया और इन चुनौतियों को हमने अवसरों में तब्दील किया। और मुझे लगता है, ये कहते हुए मुझे बहुत संतोष होता है कि इस टीम ने, मेरी भारत की शिक्षा की टीम ने पूरी दुनिया में एक अभिनव उदाहरण दिया। हमारे अध्यापकों ने अभिनव उदाहरण दिया कि 33 करोड़ छात्र, यदि मैं देखता हूं कि इतना बड़ा वैभव की जहां 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हों, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हों, 15-16 लाख स्कूल हों, जहां 1 करोड़ 10 लाख से भी अधिक अध्यापक हों, और 33 करोड़, हमारी अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा 33 करोड़ छात्र छात्राएं हों, ऐसे समय में कोविड जैसे समय में लोग कैद हो जाएं, लोग घरों पर बच्चे कैद हो जाएं, ये पहला उदाहरण है। हमने घरों को स्कूलों में तब्दील किया।
और आज हमारे जो सीबीएसई के साथ ये अनुबंध हो रहा है, सीबीएसई के लगभग 2.5 करोड़ छात्र अकेले हैं, 2.5 करोड़ से भी अधिक छात्र हैं। और इस बात को कहते हुए भी हमको खुशी है, अनीता सीबीएसई की चेयरमैन रही है, उन्होंने भी उस संस्था को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। और आज मनोज सीबीएसई के जो चेयरमैन आई हैं बहुत ही विजनरी हैं। मुझे भरोसा है कि सीबीएसई बोर्ड पर आज दुनिया के तमाम हजारों छात्र दुनिया के देशों में, और दबाव है हम पर 28 देशों में लगभग, शायद हम हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, जबकि तमाम देशों में सीबीएसई बोर्ड की मांग आ रही है। तो हम काफी कुछ रास्ता हमारा आगे है। ये तब हमारा रास्ता था जबकि हमारी एनईपी नहीं आई थी। आज तो हमारी व्यापक परिवर्तन के साथ एनईपी आई है। मुझे भरोसा है कि इस एनईपी के आने के बाद जो भारत की सामर्थ्य बढ़ेगी शक्ति में, और जो काउंसिल, ब्रिटिश काउंसिल जो शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा जो एक कदम आगे बढ़ करके और साथ मिल करके करना चाहते हैं। अभी रोबिन ने भी कहा और इवार्ड ने भी कहा है कि हम मिलकर के आगे काम करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम मिल करके दुनिया में इस शिक्षा को विस्तार करें, विकास करें और खुशियों को बांटे। और हम जो आज की वर्तमान परिस्थितियों में उसका समस्याओं का समाधान करते हुए 21वीं सदी के लिए जो जो अभी तो हो सकता है उस सबको आगे करें। मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बार, स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम में जो मैं इस संदर्भ बस इस बात को कहना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बार कहा था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कि स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम, धर्म और विज्ञान, अतीत और वर्तमान में सामंजस्य स्थापित किया और इसीलिए वो पूरी दुनिया में महानता की ओर आगे बढ़े। उन्होंने पूरब भी पूरब पश्चिम, धर्म और विज्ञान, अतीत और वर्तमान में अद्भुत सामंजस्य किया। ये वर्तमान भी चाहिए हमको, हमारा अतीत भी चाहिए, हमको पश्चिम भी चाहिए, तो हमको अपनी संस्कृति भी चाहिए, और इसलिए ये जो विज्ञान भी चाहिए तो ज्ञान भी चाहिए। इसका अद्भुत समन्वय, इसकी जरूरत है आज, ये सब की जरूरत है। मुझे भरोसा है कि आप जो बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा कि एक तो अच्छा नागरिक होना चाहिए और विश्व मानव होना चाहिए। दूसरे में वो हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहे हैं कि इनोवेटिव तरीके से उसको सामर्थ्यशाली होना चाहिए, उसका विचार और विकास दोनों का विस्तार होना चाहिए, और वो एक अकलुषित उसकी जो नीचे जमीन पर खड़े हो करके और उसका सामर्थ्य अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिखर तक पहुंचने की है। और इसलिए ये जो आज जो आप ये लाई हैं, मुझे खुशी है कि सीबीएसई और ब्रिटिश काउंसिल विश्व स्तरीय शिक्षा, शास्त्र और शिक्षा में उत्कृष्टता का कैसे प्रतीक हो सकता है, ये आप कर रहे हैं। और इस विशेषज्ञता का अनुभव 21वीं सदी के भारत में सीखने की प्रक्रिया में एक नया आयाम कैसे आप ला सकते हैं, इसके लिए आप उसकी गुणवत्ता पर बाकायदा ध्यान दे रहे हैं, और न केवल गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं बल्कि उसे सीखने और सिखाने की प्रक्रिया पर भी आप ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे खुशी है। मैं सोचता हूँ कि चाणक्य ने भी इस बात को कहा है कि शिक्षा कभी साधारण नहीं होता, जिस बात को मैं बोल रहा था कि प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलता है। मैं इस बात को बार बार अध्यापक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद, उनसे कहना चाहता हूँ विनम्रता से कि यदि चाणक्य ने कहा कि वो साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलता है, हम क्या चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है जो हम चाहेंगे वो पीढ़ी, तो ये जो छात्र है हमारा कोरा पन्ना है, वो ऐसा कोरा पन्ना है जिस पर जो लिखना चाहते हैं, कितना सुंदर लिखना चाहते हैं और सुंदरता में भी क्या लिखना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं वो लिखा जाएगा। और निश्चित रूप में क्योंकि वो पूरा पन्ना है, वो आपको अपने माता पिता से, मुझे याद आता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जब छात्रों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यदि छात्र को बोलेंगे कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहा है, वो ज्यादा ठीक है, या जो अध्यापक बोलेगा कि ये ठीक है, तो पहली प्राथमिकता अपने अध्यापक को देगा, नहीं मेरे गुरुजी ने बोला है यही सही होगा।
तो इसका मतलब ये है कि जो अध्यापक है वो उस छात्र के लिए, उस छात्रा के लिए, वो शिक्षार्थी के लिए सब कुछ है। और इसलिए भी सब कुछ है, हमारी परंपरा रही है। हमारे कबीरदास जी ने एक बोला था, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि उस छात्र के सामने कोई संकट नहीं इस बात का कि यदि ईश्वर और शिक्षक दोनों सामने खड़े तो पहले किसके चरणों को स्पर्श करूं। तो कहता है मेरे गुरु जी हैं, मेरे अध्यापक हैं, उनके चरणों को पहले स्पर्श करूंगा, उन्होंने ही तो भगवान तक की यात्रा को मुझे लाई है। तो मैं जरूर कहना चाहता हूं इस अवसर पर अपने सभी अध्यापक गण को कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। मैं एक अध्यापक से मैं शिक्षा मंत्री तक की, मेरी एक शिक्षक से शिक्षा मंत्री की मेरी यात्रा मुझे महसूस कराती है इस बात को बार बार कि हाँ, अध्यापक कुछ भी करा सकता है, उसमें सामर्थ्य है, उसकी सोच है, वो कुछ भी परिवर्तन करा सकता है। मुझे भरोसा है कि जो ये नई शिक्षा नीति आई है, ये पूरी तरीके से आपको पूरा मैदान खाली देती है। ये उच्च शिक्षा में जिस विषय को चाहे उस विषय को लीजिए, जब चाहे तब आइए, जब चाहे तब जाइए। आपका क्रेडिट बैंक बना हुआ है। यदि आप 1 साल में छोड़ करके जाते हैं तो भी आपको सम्मान मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप 2 साल में छोड़ के जाते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन और 3 साल में जाते हैं तो क्रेडिट के बेस पर आपको डिग्री भी मिल जाएगी। लेकिन यदि 2 साल में भी आप या 1 साल में फिर वापस आकर के आपको लगता है कि अपने भविष्य को आपने संवारना है, तो आप 1 साल में वापस आकर के या 2 साल में जहां आपने छोड़ा था उस बैंक की चाबी आपके पास होगी, आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। ये इसकी छूट है, पूरा मैदान आपके लिए खुला है। आप इंजीनियरिंग के साथ संगीत ले सकते हैं, विज्ञान के साथ साहित्य ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और अब तो एनईपी के तहत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए 5 वर्ष के लिए केवल शोध और अनुसंधान के लिए किया है। और उधर तकनीकी की दृष्टि से नेशनल तकनीकी फोरम का गठन करने के लिए हम लोगों ने आगे कोशिश की है। तो तकनीकी भी अंतिम छात्र तक जा सके, अंतिम छोर तक जा सके, उसकी भी है। और शोध और अनुसंधान में भी हम निश्चित रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे अवसर पर ये परिषद और मेरे सीबीएसई बोर्ड के बीच ये जो अनुबंध हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है। और ताकि ये जो रटंत विद्या राट लर्निंग से हट करके गहन शिक्षा की कुंजी की ओर आगे बढ़ सके और ये जो व्यावहारिक ज्ञान इसकी एक आधारशिला बन सके। आपने, मुझे लगता है कि एक तो 2 चीजें आपने की है, ये 2 प्रमुख दस्तावेज जो आज आपने किए हैं। और इसमें पहला दस्तावेज तो जो आपका है वो एक तत्परता पर आधारित क्या रिपोर्ट आपकी है, जो हमारी एनईपी के खंड 4.3 और 4.41 में निहित योग्यता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने का उल्लेख का प्रयास करती है। जितना मेरे को अभी बताया गया, मैं इसको और देखूंगा। और ये जीवन में व्यावहारिक रूप में रटने से हट करके वो कैसे करके आ सकता है। और दूसरा है जो दस्तावेज है, ये क्षमता आधारित मूल्यांकन पद्धति, ये जो आपने किया है, और कैसे लर्निंग आउटकम और शिक्षा शास्त्र के अप्रोच कैसे निर्मित हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि जैसे अभी अनीता ने भी कहा है कि हमारे भी मूल्यांकन का बिल्कुल अलग इस समय हम एनईपी के तहत लाई हैं, इसमें भी थोड़ा सा हम मनन करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आगे कर सकेगा। मूल्यांकन के लिए जो निर्मित फ्रेमवर्क शिक्षकों की गुणवत्ता पाठ और प्रासंगिक मूल्यांकन के कार्यों के प्रति जो सशक्त करने का है और जो नमूना हम लोग पेश करेंगे उसमें ये साथ साथ चलेगा। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि आप मानक नहीं बना सकते, ये तय कर दे तो ओके हो गया। आप चलते हुए जब रिव्यू करते हुए आप बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। हमने इस समय देखा, इसको कोविड काल में हम हर दिन निर्णय बदलते थे, हम हर घंटे में निर्णय बदलते थे। हमने छात्र की और परिस्थितियों को देखते हुए, उसकी मनस्थिति और परिस्थिति दोनों को देखते हुए हमने निर्णय लिए। और इसीलिए हम इस देश के 33 करोड़ छात्र छात्राओं को ऐसे समय में भी अवसाद में जाने से बचा सके हैं। उनका 1 वर्ष हमने खाली खराब नहीं जाने दिया।
छोटे छोटे देशों ने, विकसित देशों ने भी अपना 1 वर्ष पीछे कर दिया। हिंदुस्तान जैसे जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसने अपना 1 वर्ष भी खराब नहीं जाने दिया। ये हमारी ताकत है और इसलिए इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। हमको भरोसा है कि हमारी जो ये टीम काम कर रही है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और जो हमारी जो शिक्षा नीति जो हम लाए हैं, जो बड़े व्यापक परिवर्तन के साथ लाई है, उसको एक आधारशिला मिलेगी। मैं एक बार फिर जो ब्रिटिश काउंसिल और सीबीएसई के तहत जो ये आज ये अभियान हमने शुरू किया है, मुझे भरोसा है कि इधर शासन में अनीता बैठी हुई है, जो सीबीएसई की और स्कूली शिक्षा के शुरू से ही जुड़ी रही हैं। और ये नई शिक्षा नीति में जब हम बना रहे थे, तब अनीता सीबीएसई बोर्ड की चेयरमैन थी और तब भी हमने इस नई शिक्षा नीति का एक एक शब्द अनीता से होकर के गुजारा है। तो ये जो है इधर एनईपी का पूरा एक एक चीज है, मालूम है। और इधर मनोज अब आ गए हैं, सीबीएसई के चेयरमैन है, बहुत ही प्रखर भी हैं, गंभीर भी हैं और दूरदर्शी भी हैं। हर चीज को पकड़ करके उसकी परिणति तक पहुंचाने की क्षमता भी रखते हैं। तो मुझे भरोसा है कि ये ब्रिटिश काउंसिल जो इस बात के लेकर के चिंता व्यक्त करती है कि हाँ, शिक्षा का उन्नयन होना चाहिए और छात्रों की शिक्षा कैसी हो, उसके लिए अध्यापकों को और सशक्त समृद्ध होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि इन दोनों के बीच बेहतर तालमेल होगा और हम दुनिया को, न केवल हिंदुस्तान और न केवल ब्रिटिश को, बल्कि ये दोनों देश मिलकर के दुनिया को एक अभिनव प्रयोग के रूप में और आगे बढ़ा करके ले जा सकेंगे। ऐसे ये कहते हुए मैं मुझे दोनों को, काउंसिल को भी और सीबीएसई को भी मुझे बधाई देनी है। मेरी शुभकामना।